संधारित्र के चैप्टर में 2-3 टॉपिक और बचे हुए हैं। एक तो संधारित्र का क्या उपयोग है, ये आपको जानना है। ठीक है, संधारित्र के 2-3 उपयोग बहुत अच्छे हैं, अभी आपको बताएंगे। और एक है संधारित्रों का संयोजन। ठीक है, संधारित्रों का संयोजन, जैसे आप हाई स्कूल में पढ़े होंगे प्रतिरोधों का संयोजन, याद आ रहा है। R=R1 + R2 + R3, ये सीरीज में था, श्रेणी क्रम में था। और 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, ये किस में है? इन पैरेलल, अर्थात समांतर क्रम संयोजन। ठीक है ना। उसी तरह से हमारे पास कई संधारित्र हैं, अगर तो उन संधारित्रों को अगर हम 1 by 1 जोड़ देते हैं, एक के बाद एक, दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा जोड़ देते हैं, तो इस तरह का जो संयोजन होता है वो श्रेणी क्रम संयोजन होता है। ठीक है। और अगर हम ऊपर नीचे रख करके जोड़ते हैं, अभी उसके बारे में हम बताएंगे आपको, तो वो कौन सा क्रम होता है? समांतर क्रम संयोजन। तो अगर अलग अलग धारिताओं वाले संधारित्र हैं तो उनकी तुल्य धारिता क्या होती है, ये आपको जानना है। ठीक है ना। तो ये बचा हुआ है। अच्छा, एक छोटा सा टॉपिक अभी तो वॉन डे ग्राफ जनरेटर बचा हुआ है, वॉन डे ग्राफ जनित्र। ठीक है, आज हो पाएगा तो उसके बारे में भी बताएंगे आपको। ठीक है, लेकिन किसी एक चीज आपको और ये जानना है कि किसी बैटरी को, ठीक है, जब हम संधारित्र से जोड़ देते हैं, बैटरी को संधारित्र से जोड़ देते हैं और उस संधारित्र की प्लेटों के बीच में, ठीक है, संधारित्र की प्लेटों के बीच में K परावैद्युतांक का माध्यम भरा हुआ है। ठीक है, बात समझ ध्यान रखें। जैसे आपसे पूछा जाए किसी संधारित्र की धारिता कितनी है? C है। अगर उस संधारित्र की प्लेटों के बीच में निर्वात या वायु के स्थान पर, ठीक है, K परावैद्युतांक का कोई माध्यम भर दिया जाए तो उसकी धारिता कितनी हो जाती है? तो आप बताएंगे कि उसकी धारिता कितनी हो जाएगी? K गुना हो जाएगी। अगर K परावैद्युतांक का माध्यम है तो उसकी धारिता कितनी हो जाएगी? K गुना उसकी धारिता हो जाएगी। ठीक है, लेकिन उसमें अब एक विभेद आपको ये देखना है कि अगर बैटरी आपने जोड़ा हुआ है, संधारित्र से बैटरी का संयोजन किया हुआ है, ठीक है, और आपने विभवांतर दिया उसको, संधारित्र की प्लेटों के बीच में निर्वात या वायु के स्थान पर K परावैद्युतांक का माध्यम भी है, ठीक ना। तो अगर बैटरी को हटा लेते हैं तब क्या होता है? क्या वोल्टेज बैटरी को हटाने के बाद भी उतना बना रहेगा? संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर, क्या दोनों प्लेटों के बीच जो विभवांतर है वो बैटरी को हटा लेने के बाद भी बना रहेगा? बैटरी हम चाहे जोड़े रखें या हटा दें, क्योंकि बैटरी से आप जोड़ेंगे तभी तो आवेश का संचय होगा। आवेशों का संचय करना है तो आपको बैटरी से उसका संयोजन करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो कुछ तथ्य हैं वो आपको जानने हैं। जैसे मान लीजिए संधारित्र की जो धारिता है वो तो C होती है। अगर K परावैद्युतांक का माध्यम है, धारिता हो जाएगी CK। ये आप पहले जानते हैं, इसमें कुछ आपको बताना नहीं है। ठीक है, और अगर आपने एक कंडीशन क्या है, ये बैटरी है ना, हटा ली गई है, बैटरी क्या की है? हटा ली गई है। और दूसरी कंडीशन में क्या है कि ये बैटरी जोड़ी रखी गई है, मतलब बैटरी जोड़ी गई है तो आपने उसको हटाया नहीं है। एक बार आपने चार्ज कर दिया फिर आपने उसको हटाया नहीं है, बैटरी जुड़ी रहती है। तो अगर बैटरी हटा लिया आपने तो भी धारिता C के रहेगी, बैटरी जुड़ी हुई है तब भी धारिता C के रहेगी। अर्थात कि धारिता जो उसकी एक बार मेंटेन हो गई प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ के भर देने पर, वह धारिता बैटरी के हटा लेने पर या न हटाने पर, ठीक है, ये अंतर इसमें नहीं आएगा। ये प्रश्न में आपको मिलेगा, जब न्यूमेरिकल आप लगाएंगे तो उसमें प्रश्न मिलेगा कि ये कार्य करने के बाद बैटरी हटा ली गई, तो हटा लेने के बाद क्या प्रभाव पड़ता है, बिना हटाए क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपको जानना चाहिए। ठीक है ना। चलिए, अगर आपने अब वोल्टेज में आ जाइए, वोल्टेज में क्या होगा? अगर
बैटरी आपने हटा लिया है तो उसका विभवांतर गिर जाएगा। कितना हो जाएगा? V बाई K हो जाएगा। पहले विभवांतर V था, तो अगर आपने अब जोड़ा गया, इसमें भरा गया, पदार्थ भरा गया, निर्वात की बात यहां नहीं रह गई है, ठीक है। पदार्थ भरा गया है, उसका वोल्टेज बढ़कर के V हुआ, आपने बैटरी हटा लिया तो वोल्टेज V बाई K हो जाएगा। और यहां अगर बैटरी जुड़ी हुई है तो उसका वोल्टेज क्या रहेगा? उसका वोल्टेज मेंटेन रहेगा। एक चीज हो गया। दूसरा, ऊर्जा की बात करें, आप ऊर्जा की बात अगर करें तो इसमें ऊर्जा जो है 1/K गुनी हो जाती है, अर्थात एनर्जी उसकी गिर जाती है। बैटरी को हटा लेंगे तो एनर्जी गिर जाएगी, और बैटरी को नहीं हटाएंगे तो क्या होगा? यहाँ पे एनर्जी उसकी K गुना हो जाएगी, मतलब KU पहले थी, तो अब उसकी एनर्जी K गुना बढ़ जाएगी। तो एनर्जी K गुना हो जाती है जब बैटरी जुड़ी रहती है, और एनर्जी जो है 1/K गुना हो जाती है। कौन सी एनर्जी है ये वही पोटेंशियल एनर्जी है जो संधारित्र की प्लेटों के बीच में भरी रहती है, ठीक है ना। तो ये एनर्जी हो गया। वोल्टेज दो ही चीज मुख्य है, वैसे और एक चीज आप और जान सकते हैं, क्या? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वह E/K हो जाती है, E/K बैटरी को हटा लेने के बाद। और बैटरी को नहीं हटाया है तो वैद्युत क्षेत्र आपका मेंटेन रहेगा, अर्थात जैसा है वैसा ही बना रहेगा। बात क्लियर हो गई इतनी सी? कोई समस्या? चलिए अब संधारित्रों का संयोजन आप देख लीजिए। संधारित्रों के संयोजन में पहला संयोजन है श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है ना। संधारित्रों के संयोजन में जो पहला क्रम है वो कौन सा क्रम है? श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम क्या असर होता है? देखिए, एक संधारित्र ये है, ठीक है। इस संधारित्र की पहली प्लेट पर आपके धन आवेश है। संधारित्र की दूसरी प्लेट पर क्या होता है? दूसरी प्लेट पर इतनी ही मात्रा में क्या होता है? ऋण आवेश होता है। एक दूसरा संधारित्र लीजिए और उस संधारित्र की धन वाली प्लेट को पहली वाली संधारित्र के ऋण प्लेट से जोड़ दीजिए। कहने का मतलब एक दूसरा संधारित्र है ये, इसकी ये धन प्लेट है और दूसरे वाले की ये ऋण प्लेट है। आपने जोड़ दिया इसको, ठीक है। फिर हमने लिया तीसरा संधारित्र, इसकी ये धन प्लेट है और इसकी ऋण प्लेट है, आपने इसको भी जोड़ दिया। ऐसे ही लगातार, ठीक है। ये पहला संधारित्र है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। हमने क्या किया है? 1 बाई 1 पहले वाले की ऋण प्लेट को दूसरे वाले के धन प्लेट से, और दूसरे वाले की ऋण प्लेट को तीसरे वाले के धन प्लेट से, ऐसे हम क्रम से जोड़ते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह का जो संयोजन होता है वो क्या कहलाता है? श्रेणी क्रम संयोजन, या कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज में है ये। और इसको फिर ला करके हम यहां पर आप एक बैटरी के माध्यम से जोड़ दीजिए इसको, ठीक है ना, जोड़ दीजिए। तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होता है क्या कहलाता है? श्रेणी क्रम संयोजन। इसमें क्या है? संधारित्र तो अलग धारिता के होते ही हैं, ये C1, C2, C3, ठीक है। हमने 3 लिया है, आप 3 के बजाय भी जितने चाहे उतने ले सकते हैं। C1, C2, C3 ये 3 अलग अलग संधारित्र हैं। इन संधारित्रों को आपने जोड़ा तो पहले वाले को आपने Q आवेश दिया तो दूसरे वाले पर -Q आवेश पैदा हो गया। दूसरे वाले पर -Q है तो उतनी ही मात्रा में यहाँ पर तीसरा आवेश, क्योंकि आप एक ही कुछ चार्ज करेंगे, आप आवेश पहले वाले को देंगे तो जितना आवेश धन यहाँ पैदा होगा उतना ही ऋण आवेश, फिर इस ऋण आवेश के नाते अगली वाली प्लेट पर उतना ही धन आवेश, फिर इसके नाते दूसरी वाली प्लेट पर उतना ही ऋण आवेश। कहने का मतलब प्रत्येक संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर एक समान आवेश स्थिर रहते हैं, मतलब उत्पन्न होते हैं, ठीक है। श्रेणी क्रम में याद रखना है कि प्रत्येक संधारित्र पर संचित आवेशों की मात्रा बराबर होती है। बात क्लियर हुई? लेकिन प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के बीच का जो विभवांतर है वो अलग अलग होता है। जैसे बैटरी के द्वारा विभवांतर प्रदान किया गया तो बैटरी का एक सिरा आपका पहली वाले संधारित्र के धन से जुड़ा हुआ है
और दूसरा सिरा आपका अंतिम वाला जो संधारित्र रहेगा, अंतिम वाला उसके ऋण से जुड़ा हुआ है। तो वोल्टेज जब ये अप्लाई करेगा तो पूरा वोल्टेज अप्लाई करेगा। कहने का मतलब यहां से यहां तक का पूरा वोल्टेज भी आप अप्लाई करेंगे। अब उसमें से कुछ वोल्टेज जो है इस वाले पर, कुछ वोल्टेज इस वाले पर, कुछ वोल्टेज इस वाले पर, और आगे अगर है तो ऐसे आगे भी। वो वोल्टेज की मात्रा कम ज्यादा होती रहेगी क्योंकि संधारित्र की धारिताएं भी कम ज्यादा है। बात क्लियर हो गई ना? तो यहाँ पर क्या है, पहले संधारित्र की प्लेटों के बीच का विभवांतर V1, दूसरे संधारित्र की प्लेटों के बीच का विभवांतर V2 और तीसरे संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर V3 है। अब ये तीनों V1, V2 और V3 ये तीनों मिलकर के V के बराबर होंगे, अर्थात V इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है यहां तक? अच्छा, आप जानते हैं सूत्र होता है Q बराबर CV। संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या होता है, किसी संधारित्र की धारिता उस संधारित्र की प्लेटों पर संचित आवेश और उस आवेश के संचय से उसके विभव में होने वाली वृद्धि V। तो C की जो वैल्यू होती है वह Q बटे V के बराबर होती है। तो C इज इक्वल टू Q बटे V होगा या Q इज इक्वल टू CV होगा। समझ गए आप बात यहां से? तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से V की वैल्यू हो जाएगी Q बटे C। ऐसे तो होगी, V की वैल्यू क्या होगी, Q बटे C हो जाएगी। अब अगर हम पहले संधारित्र की बात करें तो पहले संधारित्र की प्लेटों के बीच का जो विभवांतर है वो V1 है और पहले संधारित्र की प्लेटों के बीच संचित जो आवेश है वो Q है। धारिता कितनी है, C1 है। तो V1 इज इक्वल टू Q अपान C1 होगा। V1 की वैल्यू क्या होगी, Q अपान C1। तो यहां जो V1 है इसकी वैल्यू हो जाएगी Q बटे C1। ऐसे ही जो V2 हमारा है ये दूसरा संधारित्र है। दूसरे संधारित्र पर संचित आवेश तो वही है, आवेश Q तो बदल नहीं रहा है। दोनों संधारित्र, दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर अब V2 हो गया। ठीक है, और धारिता क्या इसकी है, C2 है। तो V2 इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपान C2 और V3 इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपान C3। ठीक है, यहां तक ये जो है V1, V2 और V3 के मान हो गए Q अपान C1 प्लस Q अपान C2 प्लस Q अपान C3। V क्या है, ये वोल्टेज है। कौन सा वोल्टेज है, टोटल वोल्टेज है। टोटल वोल्टेज जो अप्लाई किया गया है पूरे संधारित्रों के कॉम्बिनेशन पर, ये वो वोल्टेज है। ठीक है, अगर इन संधारित्रों को हटा दिया जाए, इन संधारित्रों को तीनों जो आपके हैं या आपने और भी जोड़ रखा है तो और भी है ना, अगर इन सबको हटा करके इसकी जगह पर एक ऐसा संधारित्र लगा दिया जाए जिसका कार्य इन तीनों संधारित्रों के मिलकर किए गए कार्य के बराबर हो। कहने का मतलब कि तीनों संधारित्र मिल करके जितना कार्य करते हैं उतना कार्य जो है वह अकेला संधारित्र कर दे, तब हम क्या कहेंगे कि ये जो संधारित्र हमारा है अकेला वाला, वह इन तीनों का तुल्य संधारित्र है। क्या है ये, तुल्य संधारित्र है या इक्विवेलेंट कैपेसिटर है। तो तुल्य संधारित्र क्या होगा, ऐसा संधारित्र जिसका कार्य अलग अलग कई संधारित्रों के मिलकर किए गए कार्य के बराबर होता है, उसे हम इक्विवेलेंट कैपेसिटर कहते हैं। ठीक है, तो अगर इन तीनों के स्थान पर हम एक अकेला लगा दें संधारित्र तो उसकी धारिता फिर एक हो जाएगी, कोई सिंगल धारिता C आप मानेंगे। अभी तो अलग अलग संधारित्र थे तो आप C1, C2, C3 मान रहे थे, और जब आपका संधारित्र जो है वो एक ही हो गया तो उसकी धारिता क्या मानेंगे, C। और जो वोल्टेज V जो है बढ़ रहा था V1, V2, V3 में, अब जब ये अकेला संधारित्र हो गया तो वोल्टेज अकेला ही होगा। ठीक है ना, इसलिए अब सूत्र आपका C इक्वल टू Q बाई V ये अप्लाई होगा। अकेला संधारित्र है, उसकी धारिता होगी C, उसके प्लेटों के बीच का विभवांतर होगा V, और आवेश जो आप देंगे वो संचित होगा ही प्लेटों पर।
तो C इज इक्वल टू Q बटे V होगा, या वोल्टेज जो अप्लाई होगा प्लेटों पर अगर निकालना चाहें तो V की वैल्यू हो जाएगी Q बटे C। अब यहां पर जो V आपका है, क्योंकि टोटल वोल्टेज के इक्वल है, ये पूरे विभवांतर के तुल्य है, तो इस V की वैल्यू हो जाएगी Q बटे C, जहां C आपका जो है वो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर था या तुल्य संधारित्र था उसकी धारिता है। तो Q बटे C इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपान C1 प्लस Q अपान C2 प्लस Q अपान C3। Q कॉमन लेकर यहां से काट दीजिए तो क्या होगा, 1 अपान C इज इक्वल टू 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। दिख रहा है ये, कोई दिक्कत? 1 अपान C इज इक्वल टू 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। समझ गया होंगे? अब देखिए श्रेणी क्रम जो होता है, श्रेणी क्रम अगर प्रतिरोध रहा होता तो सूत्र आपको याद होगा, R इज इक्वल टू क्या था, R1 प्लस R2 प्लस R3। उसमें सूत्र इस तरह से मिला आपको। और संधारित्र में क्या है, 1 अपान C इज इक्वल टू 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। जो उसमें पैरेलल में मिलता था, उसमें पैरेलल मतलब समांतर क्रम में क्या मिलता था, 1 अपान R इज इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। वही चीज यहाँ पे संधारित्र में क्या है, श्रेणी क्रम में मिल रहा है। तो कभी कभी अभी आपको मिलेगा किसमें, समांतर क्रम में मिलेगा, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो समांतर क्रम में इस तरह मिलेगा आपको, और श्रेणी क्रम में इस तरह मिलेगा। तो प्रतिरोध का उल्टा है। तो कभी कभी जो है आप सिंबल नहीं देखते हैं या वर्ड नहीं देखते हैं, क्या लिखा हुआ, प्रतिरोध लिखा है या संधारित्र लिखा हुआ है, और आप सीधे जो है प्रतिरोध वाला जो सूत्र है समांतर क्रम वाला वो संधारित्र में, संधारित्र वाला उसमें उल्टा लगाना शुरू कर देते हैं। तो जो सवाल होता है वो गलत हो जाता है। ठीक है, किसी परिपथ में जब भी प्रतिरोध लगेगा तो वो इस तरह लगेगा। देखिए प्रतिरोध जब भी लगेगा परिपथ में इस तरह लगेगा, और संधारित्र कब कैसा लगेगा, ऐसे। ठीक है ना? तो इस तरह परिपथ में कहीं लगा हुआ हो तो क्या होगा, संधारित्र है और इस तरह लगा हुआ है तो प्रतिरोध है। तो सिंबल देख करके आपको सवाल लगाने हैं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा और वो गलत हो जाएगा सवाल। चलिए अगला जो आपको बताना है, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। देखिए समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है कि अगर एक संधारित्र है ऊपर, ठीक है, तो फिर दूसरा संधारित्र उसके नीचे होगा, फिर तीसरा उसके भी नीचे होगा। कहने का मतलब, ध्यान से देखिए, एक संधारित्र ये है, दिख रहा है, तो पहले संधारित्र की ये धन प्लेट हो गई और ये ऋण प्लेट हो गई। ये हमने ले लिया दूसरा संधारित्र, ये दूसरे की धन प्लेट है, ये दूसरे की ऋण प्लेट है। ये ले लिया हमने तीसरा संधारित्र, ये तीसरे की धन प्लेट है और ये तीसरे का ऋण प्लेट है। समझ गए आप? तो अब ये तीन संधारित्र हमारे पास हो गए। तीनों की जो पहली वाली प्लेट है, दिख रहा है ना, तीनों संधारित्रों की जो पहली प्लेट है, अर्थात तीनों की धन वाली प्लेट, तीनों की जो धन वाली प्लेट है उसको हम जोड़ लेंगे। किससे जोड़ेंगे? किसी एक बिंदु से जोड़ेंगे। मतलब सभी संधारित्रों की धन वाली प्लेट को एक बिंदु से और सभी संधारित्रों की ऋण वाली प्लेट को दूसरे बिंदु से जोड़ेंगे हम। ठीक है ना? तो ये पहला बिंदु हमारा हो गया, इसको हम ए मान लेते हैं। ठीक है, और ये दूसरा जो दूसरी वाली प्लेट हमारी है, पहले दूसरे और तीसरे संधारित्र की, इन तीनों को हम किससे जोड़ देंगे? दूसरे बिंदु से, अर्थात बिंदु बी से जोड़ देंगे। ठीक है ना? तीनों की धन धन प्लेट को एक बिंदु से और तीनों के ऋण ऋण प्लेट को दूसरे बिंदु से जोड़ देंगे हम, और फिर इन दोनों बिंदुओं को क्या करेंगे? एक बैटरी के माध्यम से जोड़ करके हम इसको आवेश देंगे। ठीक है? यहां तक धारिता जो है
वो पहले संधारित्र की धारिता है C1, दूसरे की धारिता है C2 और तीसरे की धारिता है C3। C1, C2 और C3 धारिता वाले तीन संधारित्र हैं। C1, C2 और C3 धारिता वाले तीन संधारित्र हैं। इन तीनों संधारित्रों की धारिताएं अलग अलग हैं, C1, C2, C3, लेकिन सबके जो है वो धन वाले जो पोर्शन है वो एक बिंदु से अर्थात किसी बैटरी के धन सिरे से जोड़ देते हैं उसको, और जो ऋण वाले सिरे होते हैं उसको हम बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं। ठीक है ना। और जोड़ करके इस तरह का जो कॉम्बिनेशन बनाते हैं इसी को हम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, या संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। ठीक है यहां तक। अब यहां पर क्या है, आपने तीनों के धन सिरे को एक बिंदु से जोड़ दिया हुआ है, तीनों के ऋण सिरे को एक बिंदु जोड़ा हुआ है, और फिर बैटरी जोड़ दिया। तो बैटरी जो आपका विभवांतर आरोपित करेगी इन दोनों बिंदुओं पर, जो विभवांतर आरोपित करेगी वही विभवांतर, ठीक है, पहले वाले संधारित्र के सिरों के बीच भी होगा, वही विभवांतर दूसरे वाले संधारित्र के सिरों के बीच भी होगा, और वही विभवांतर तीसरे वाले संधारित्र के सिरों के बीच भी होगा। विभवांतर यहां बटेगा नहीं, विभवांतर यहां पर एक ही रहेगा। अर्थात बैटरी द्वारा दिया गया जो विभवांतर है V अगर है तो वही विभवांतर तीनों संधारित्रों की प्लेटों के बीच रहेगा। पहले संधारित्र की प्लेटों के बीच भी वही विभवांतर, दूसरे संधारित्र की प्लेटों के बीच भी वही विभवांतर, और तीसरे संधारित्र के प्लेटों के बीच भी वही विभवांतर रहेगा। अगर भी विभवांतर आपका है तो पहले, दूसरे और तीसरे प्लेटों के बीच रहेगा। लेकिन बदलेगा क्या इसमें, एक चीज बदलेगा इसमें ये कि आवेशों की मात्रा जो वहां पर एक समान होती थी, श्रेणी क्रम में आवेशों की मात्रा जो एक समान होती थी, अब वह मात्रा आपकी अलग अलग हो जाएगी। पहले वाले संधारित्र की प्लेटों पर संचित आवेश Q1, दूसरे वाले संधारित्र की प्लेटों पर संचित आवेश Q2, और तीसरे वाले संधारित्र के प्लेटों पर संचित आवेश Q3। तो Q1, Q2 और Q3, Q1, Q2 और Q3 ये तीनों संधारित्रों के प्लेटों पर संचित आवेशों की मात्राएं हैं। ये अलग अलग क्यों? क्योंकि सबकी धारिताएं अलग अलग हैं। जिसकी धारिता ज्यादा है अर्थात उसकी धारण करने की क्षमता ज्यादा है तो वो ज्यादा आवेशों को ग्रहण कर लेगा, जिसकी धारिता कम है वो कम ग्रहण कर पाएगा। तो आवेश सब पर एक समान नहीं रह पाएंगे। या तो धारिता एक समान होती तो आवेश रख सकते थे एक समान, ठीक है। तो सभी पर आवेशों की मात्राएं Q1, Q2, Q3 क्रमशः अलग अलग हैं। बात क्लियर हो गई यहां से। तो इस प्रकार से Q1, Q2 और Q3, C1, C2 और C3 क्रमशः तीनों संधारित्रों पर संचित आवेश और तीनों संधारित्रों की धारिताएं हैं, ठीक है। वोल्टेज आपका V ही है। अब अगर इसको आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। कैसे? देखिए, कुल दिया गया जो आवेश आपका है वो Q है, मतलब टोटल जो आवेश दिया गया है तीनों संधारित्रों को मिला करके बैटरी के द्वारा कितना आवेश है Q। उसमें से कुछ आवेश जमा हो गया पहले वाले संधारित्र पर, कुछ दूसरे वाले पर और कुछ तीसरे वाले पर। तो Q की वैल्यू हो गई Q1 प्लस Q2 और प्लस Q3। Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q1 का मान क्या हो जाएगा? आप सूत्र जानते हैं, Q बराबर होता है CV, है ना। ये सूत्र तो आप हमेशा याद ही कर लीजिए कि किसी संधारित्र की धारिता उसकी प्लेटों पर संचित आवेश और उसको आवेश को देने से उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात के बराबर होता है। C इक्वल टू Q बटे V होता है, अर्थात Q इक्वल टू क्या होगा? CV होगा। तो Q1 पहले वाले संधारित्र की प्लेटों के बीच जो आवेश Q1 है उसका मान हो जाएगा C1V। Q1 का मान क्या होगा? C1V। Q2 है, Q2 का मान क्या हो जाएगा? C2V। और Q3 का मान क्या हो जाएगा? C3V। समझ गए? C1V, C2V और C3V। Q1V, Q2V और Q3
C1 भी, C2 भी और C3 भी हो जाएंगे। ये तीनों जो है वो आपके वोल्टेज और धारिताएं हो जाएंगी। अच्छा, अब तुल्य वाले पे जरा आ जाइए। अगर इन तीनों संधारित्रों को हटा लिया जाए, इन तीनों संधारित्रों को हटाने के बाद इनके स्थान पर, तीनों संधारित्रों को हटा लिया जाए और इनके स्थान पर एक अकेला संधारित्र हम लगा दें। तीनों संधारित्रों के स्थान पर एक अकेला संधारित्र लगा दें। उस संधारित्र के प्लेटों पर संचित आवेश क्या होगा? जो बट रहा है आवेश Q1, Q2, Q3, वो बटेगा नहीं, संपूर्ण आवेश एक ही जगह जाएगा। तो दिया गया जो आवेश है वो Q हो जाएगा और उस अकेले संधारित्र की जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर है, अकेले संधारित्र की धारिता हो जाएगी C और प्लेटों के बीच का विभवांतर आपका V रहेगा ही, वो अकेला है तो अकेला भी विभवांतर रहेगा ही। तो Q की जगह हो जाएगा CV। क्या हो जाएगा? Q इक्वल टू CV, क्योंकि धारिता उसकी C रहेगी, प्लेटों के बीच का विभवांतर V रहेगा। तो अब यहां से V को आप कॉमन लेकर काट दीजिए, तो C इक्वल टू होगा C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है ना? C1 प्लस C2 प्लस C3। कोई दिक्कत? तो इस तरह से श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन आप इसको जान जाइए। इसका उपयोग भी है, बहुत सारा इसका उपयोग है। आप जब सवाल लगाएंगे तो उस सवाल में श्रेणी क्रम में अगर रहेगा तो आप श्रेणी क्रम का सूत्र लगाएंगे 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। समांतर क्रम में है तो समांतर क्रम का सूत्र लगाएंगे C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है यहाँ तक? देखिए, इसके बाद जो है संधारित्रों का उपयोग है। ठीक है, संधारित्रों का उपयोग। संधारित्रों का उपयोग देखिए, संधारित्रों के बहुत सारे उपयोग हैं। संधारित्रों का बहुत सारा उपयोग है, जिसमें पहला उपयोग इसका है। ठीक है, संधारित्र का पहला उपयोग देखिए, पहला उपयोग इसका है आवेशों का संचय करने में। ये तो आप बहुत फेमिलियर होंगे इससे, आवेशों का संचय करने में। संधारित्र का पहला उपयोग क्या है? संधारित्र की परिभाषा ही वही है ना, कि संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। मतलब आवेशों का संचय करना है, तो ये तो संधारित्र का पहला उपयोग है। ठीक है, तो कहने का मतलब संधारित्र का जो पहला यूज है, उपयोग है, वो क्या है? आवेशों का संचय करना। ठीक है, दूसरा देखिए, आप जानते हैं जब किसी संधारित्र को हम आवेशित करते हैं, उसकी प्लेटों के बीच का विभव भी हो जाता है, उस पर आवेश Q संचित हो जाता है, तो उस संधारित्र की प्लेटों के बीच में क्या है? ऊर्जा हो जाती है, आ जाती है ना। कौन सी ऊर्जा है वो? कौन सी ऊर्जा है वो? स्थितिज ऊर्जा है वो। तो संधारित्र की प्लेटों के बीच संचित स्थितिज ऊर्जा पूछी जाए आपसे, विद्युत स्थितिज ऊर्जा, तो आप उसका सूत्र जानते हैं, 1/2 CV²। कई बार आपने यूज भी किया है, 1/2 CV²। तो संधारित्र का जो दूसरा उपयोग है वो क्या है? ऊर्जा का संचय करने में। ठीक है, ऊर्जा का संचय करने में, अर्थात करेक्शन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का संचय करने में। इसका दूसरा उपयोग क्या है? ऊर्जा का संचय करने में। ठीक है, अगला है वैद्युत परिपथों में। इसका जो अगला उपयोग है, वैद्युत परिपथ में इसका उपयोग होता है। ठीक है ना, जब किसी परिपथ को हम ब्रेक करते हैं, किसी परिपथ को ब्रेक करते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि एक चिंगारी उत्पन्न होती है, और जब वो चिंगारी आपकी उत्पन्न होगी, समझ रहे ना, जब वो चिंगारी आपकी उत्पन्न होगी तो इसका मतलब कि प्रकाश ऊर्जा के रूप में और ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में वह एनर्जी खर्च हो जाएगी, आपकी व्यय हो जाएगी, उसका कोई उपयोग आप नहीं कर पाएंगे।
अगर उस परिपथ में एक संधारित्र लगा हो, उस परिपथ में एक छोटा सा संधारित्र लगा हो, तो जो परिपथ को ब्रेक करने पर एनर्जी हमारी डिस्ट्रॉय हो रही है, खर्च हो रही है, ठीक है, ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में और चमक के रूप में अर्थात प्रकाश ऊर्जा के रूप में, वह ऊर्जा क्या होगी, उस परिपथ में लगे संधारित्र को चार्ज करने में अर्थात आवेशित करने में व्यय हो जाएगी और हमारा वो संधारित्र जो है आवेशित हो जाएगा। अब संधारित्र की प्लेटों के बीच में आवेश रहेगा तो उसका उपयोग कई कार्यों में लिया जाता है। आगे आप पढ़ेंगे संधारित्र से ऊर्जा किस प्रकार से वैद्युत दोलन शुरू होता है, मतलब ऊर्जा जाती है फिर ऊर्जा आप उसे वापस भी लेते हैं। कहने का मतलब संधारित्र जो है कि प्लेटों के बीच में एनर्जी संचित रहती है, उसका हम कई प्रकार से उपयोग करते हैं। तो जो ऊर्जा हमारी वैद्युत परिपथों में नष्ट हो जा रही थी वो संधारित्र के रहने से नष्ट नहीं होगी, अर्थात वो कलेक्ट रहेगी और उसका समय पर उपयोग आप कर सकते हैं। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में जो है भी इसका उपयोग होता है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में इसका उपयोग होता है। किसका? संधारित्र का। देखिए पंखों में लगे होते हैं संधारित्र, साथ साथ इसका उपयोग एक और बता दें आपको, जो रेडियो की घुंडी होती है, रेडियो आप ट्यून करते हैं ना, ऐसे घुमाते हैं, उसमें एक संधारित्र लगा होता है और आप घुंडी को घुमा करके क्या करते हैं, उस संधारित्र की धारिता को आप चेंज करते हैं। उस संधारित्र को हम कहते हैं परिवर्ती संधारित्र। कौन संधारित्र है वो? परिवर्ती संधारित्र है। कौन संधारित्र है? परिवर्ती संधारित्र है। ठीक है। तो जब हम घुंडी को घुमाते हैं तो संधारित्र हमारा वो परिवर्तित हो जाता है या चेंज हो जाता है, धारिता उसकी चेंज हो जाती है। और धारिता को जब हम चेंज करते हैं तो आप परिपथ पढ़ेंगे आगे, प्रत्यावर्ती परिपथ। उसमें एक परिपथ होता है एलसी सर्किट। एलसी सर्किट ऐसा सर्किट जिसमें प्रेरण कुंडली लगी होती है, उसका प्रेरकत्व L हो और धारिता संधारित्र लगा होता है जिसकी धारिता C हो, तो L और C वाले परिपथ को हम एलसी परिपथ कहते हैं। उस एलसी परिपथ में एक कंडीशन होती है ओमेगा L इक्वल टू 1/ओमेगा C। तो उस अवस्था में क्या होता है? रेजोनेंस हो जाता है, अनुनाद। अनुनाद आपने पढ़ा होगा। तो एक अनुनाद होता है वैद्युत अनुनाद। तो वैद्युत अनुनाद की अवस्था में क्या होता है कि मतलब संधारित्र का जो प्रतिघात है, संधारित्र का जो उसको प्रेरण प्रतिघात कहते हैं, आप बाद में पढ़ेंगे सब। तो कहने का मतलब ओमेगा L जो है जिसको हम कहते हैं प्रेरण प्रतिघात और